वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 2 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सेनेगल मॉरिटानियन एक्विफर बेसिन के बारे में है। जानेंगे इस आर्टिकल के बारे में। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि एक्विफर जो एक अंडरग्राउंड लेयर होती है वाटर की, उसे कहा जाता है। जैसे जब आप कुआं खोदते हैं या फिर हैंडपंप लगाते हैं तो जो एक्विफर है वहीं से हम पानी को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ देशों का नाम लिया गया है। गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, मॉरिटानिया और सेनेगल। इन 4 देशों के मिनिस्टर्स ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया है 29 सितंबर 2021 को। इसका उद्देश्य ये रहा कि जो सेनेगल मॉरिटानियन एक्विफर बेसिन है, जहाँ पर बहुत सारा पानी पाया जाता है और लोगों की वाटर की नीड को ये बेसिन पूरा करता है, उसमें एक कोऑपरेशन सेटअप हो सके। सबसे पहले तो आप इन 4 देशों की लोकेशन देखिए मैप में। यह है अफ्रीका। यह है अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट। इसी वेस्टर्न पार्ट को यहां पर जूम किया गया है। यहां पर है मॉरिटानिया, उसे ही जूम करके यहां पर दिखाया गया है मॉरिटानिया। तो ये तो पहला कंट्री हो गया। दूसरा हो गया सेनेगल। तीसरी कंट्री यहां पर सेनेगल के बिल्कुल बीचों बीच है। मैं इसे रेड से कलर करता हूं। ये नदी जैसी बहती हुई आकृति में जो देश है, ये है गाम्बिया। यहां पर इसका नाम नहीं लिखा गया है, मैं लिख देता हूं। ये गाम्बिया है और ये चौथा देश है गिनी बिसाऊ। इन चारों ने मिलकर इस कोऑपरेशन को स्टैब्लिश किया है। तो मैप में आपने इन देशों की लोकेशन को देख लिया। 4 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये, जिन्होंने एक लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया है ताकि इस बेसिन में पाए जाने वाले पानी को लेकर कोऑपरेशन स्टैब्लिश किया जा सके। अगर आप ध्यान दें तो वेस्ट अफ्रीका में इस जैसा ये एक पहला मैकेनिज्म है जहां पर ग्राउंड वाटर रिसोर्स को लेकर कोऑपरेशन की बात की गई है। सेनेगल मॉरिटानियन एक्विफर बेसिन की अगर आप बात करें तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में अटलांटिक ओशन के मार्जिन पर पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा बेसिन है। 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है और लगभग 24 मिलियन इनहेबिटेंट्स जो इस पूरे रीजन में रहते हैं, उनके ड्रिंकिंग वाटर की नीड को ये पूरा बेसिन कंप्लीट करता है। तो काफी अच्छी बात है कि ऐसा कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीजी सक्षम प्रोग्राम के बारे में है। यह प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। उद्देश्य यह है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको डिजिटली स्किल्ड बनाया जाए ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा है वो उसमें खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें और उस स्किल के मुताबिक जॉब अवेल कर सकें। इसमें कौन कौन एजेंसीज इन्वॉल्व हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो है ही, इसके साथ ही साथ इसका हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ये दोनों मिलकर इस लिटरेसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। नियरली 1 करोड़ एक्टिव जॉब सीकर्स को ट्रेन करने का प्लान है और जो ट्रेनिंग दी जाएगी दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्हें डिजिटली स्किल किया जाएगा, बेसिक स्किल भी दी जाएगी और एडवांस कंप्यूटिंग के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाएगी। जो डीजी सक्षम इनिशिएटिव है, इसमें बेसिकली 3 टाइप की ट्रेनिंग होगी। एक तो होगी डिजिटल स्किलिंग। यहाँ पर जो आपने कुछ सीखा है उसे ही एक्सेल करने का मौका मिलेगा। दूसरा है VILT मोड ट्रेनिंग। इसमें एक वर्चुअल इंस्ट्रक्टर होगा जो किसी और जगह से आपको ट्रेन कर सकता है। और तीसरा है ILT मोड ट्रेनिंग। इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपके ट्रेनिंग रूम में अवेलेबल होता है, प्रेजेंटेशन और बाकी मीन्स का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग देता है। जो जॉब सीकर्स होंगे वो कई तरीके के एरियाज में ट्रेनिंग अवेल कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, डेटा विजुअलाइजेशन, एडवांस एक्सेल, HTML, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके जरिए वो डिजिटल इकोनॉमी में खुद को जो भी रिक्वायर्ड स्किल है उससे इक्विप्ड पाएंगे। जो जॉब सीकर्स हैं वो नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पे जाकर इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। फर्दर गवर्नमेंट का जो एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है जिसके जरिए सरकार रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में लोगों को डिजिटली स्किल्ड बना रही है, ये उसे भी एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाएगा। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, जिसके पोर्टल पे जाके यंगस्टर्स को रजिस्टर करने की बात की जा रही है। ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान रखता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं ये उसको प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि इसका जो पोर्टल है वहाँ पे जाके यंगस्टर्स खुद को रजिस्टर कर लेंगे और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो खुद को रजिस्टर कर लेंगे। तो एक जॉब मैचिंग का मैकेनिज्म पूरा हो जाएगा। जिसको जॉब चाहिए और जो जॉब देने वाले हैं वो आपस में मिल सकते हैं। यहाँ पर करियर काउंसलिंग भी की जाएगी, वोकेशनल गाइडेंस और अप्रेंटिसशिप के या इंटर्नशिप के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा।
जो सर्विसेज हैं एनसीएस के अंडर में, वो ऑनलाइन एक पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल होते हैं, जिन्हें डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो कॉमन सर्विस सेंटर हो, पोस्ट ऑफिस हो, या आप अपने मोबाइल से या साइबर कैफे से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो सारी बातें डीजी सक्षम प्रोग्राम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लूसी मिशन के बारे में है। नासा अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लूसी लॉन्च करने वाला है। अभी ये लॉन्च हुआ नहीं है। इसे लॉन्च करने के लिए नासा एटलस 5 रॉकेट का इस्तेमाल करने वाला है। ये जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करेगा और सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन या बिल्डिंग के बारे में कुछ इनसाइड जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपको 2 बातें बतानी हैं। एक तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले ये भी समझना होगा कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं और फिर हम बात करेंगे कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। देखिए, जब हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ तो कुछ जो पत्थर के कण थे, धूल मिट्टी थी, वो इकट्ठा होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए, लेकिन कुछ अलग रह गए। अगर हम स्पेसिफिकली सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स बने, लेकिन कुछ चट्टान के टुकड़े, मिनरल्स या फिर धूल के कण अलग थलग रह गए। वो किसी भी प्लैनेट्स के साथ एक्यूमुलेट नहीं हो पाए और वो सन के चारों ओर इंडिपेंडेंट तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें कहा जाता है एस्टेरॉइड। ये रॉकी भी हो सकते हैं, मिनरल से बने हुए भी हो सकते हैं। एक्चुअली में ये सोलर सिस्टम के रेमिनेंट्स हैं। ये साइज में बहुत बड़े तो नहीं होते, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं होते। इसके बाद मेट्रॉइड्स की बात करते हैं। ये एस्ट्रॉइड, इनके जैसे ही कुछ बहुत ही छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें मेट्रॉइड कहा जाता है। ये स्पेस में यूं ही ट्रेवल करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशन के प्रभाव में आ जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से ये जल उठते हैं, इसीलिए कई बार इन्हें टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। तो मेट्रॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उन्हें मेटॉर कहा जाता है। यूजुअली ये एटमॉस्फेयर में जल के खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार इनका साइज बड़ा होता है और ये धरती से आकर टकरा जाते हैं। जब ये धरती से टकरा जाते हैं तब इन्हें कहा जाता है मेट्रॉइड। मतलब जो हमें मिलता है वो होता है मेटेओराइट। तो यहां पे आपने समझ लिया कि एस्ट्रॉइड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। ट्रोजन एस्ट्रॉइड, जिन्हें कई बार जुपिटर ट्रोजन भी कहा जाता है, ये एस्ट्रॉइड्स का एक ग्रुप है जिसमें लगभग 7000 एस्ट्रॉइड्स शामिल हैं। ये सूर्य के चारों ओर जुपिटर के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। देखिए, एक तो एस्ट्रॉइड की इंडिपेंडेंट बेल्ट है जो कि आपको मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में। यहां पर मिलियंस और बिलियंस के नंबर में जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो ट्रेवल करते रहते हैं। लेकिन एस्ट्रॉइड्स की 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जुपिटर के आगे और एक ग्रुप जुपिटर के पीछे ट्रेवल करता रहता है। ये जुपिटर के ऑर्बिट में ही ट्रेवल करते हैं, हालांकि उससे टकराते नहीं हैं और सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स जो जुपिटर के पीछे पीछे चलते हैं, इनको कहा जाता है ट्रोजन एस्ट्रॉइड। अब यहां पर देखिए, यूजुअली ये जो टर्म है वो जुपिटर के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके बाद ये भी देखा गया कि अगर किसी प्लेनेट के ऑर्बिट में कोई एस्ट्रॉइड ट्रेवल कर रहा है एक डिस्टेंस मेंटेन करके, तो उसे ट्रोजन एस्ट्रॉइड ही कह दिया जाता है। किसी दूसरे प्लेनेट के रेफरेंस में भी ये बात कही जा सकती है। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड का मतलब आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस मिशन के बारे में। ये जो मिशन है, इसे नाम लूसी क्यों दिया गया? एक्चुअली में 1974 में इथियोपिया में हमें एक ह्यूमन स्पीसीज का एक फॉसिल मिला। वो एक फीमेल थी, वो एक वुमेन थी। उन्हें नाम दिया गया लूसी। वो काफी सिग्निफिकेंट फॉसिल था क्योंकि उससे हमें एंशिएंट ह्यूमन बीइंग के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली। तो उसी को एक प्रकार से उसे रिकॉग्नाइज करते हुए या उसे ऑनर करते हुए इस मिशन का नाम भी लूसी मिशन रख दिया गया। इसका काम यही होगा कि 2 समूहों में जुपिटर के आगे और पीछे जो रॉकी ग्रुप ऑफ बॉडीज ट्रेवल करती हैं, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कह रहे हैं, उन्हें ये जाकर स्टडी करेगा। अब यहां पर देखिए, अर्थ की ग्रेविटी से बूस्ट रिसीव करने के बाद ये 12 साल की जर्नी कंप्लीट करते हुए 8 डिफरेंट एस्ट्रॉइड्स पर जाएगा, जिनमें एक एस्ट्रॉइड तो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट का होगा, ये बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, और बाकी के जो 7 होंगे वो जुपिटर का, यहां पर देखते हैं, वो जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के ग्रुप्स में से आइडेंटिफाई करके वो उन पर ट्रेवल करेगा और पता करेगा उनके कॉम्पोजिशन के बारे में, जानकारी के बारे में। इसमें देखिए एक बड़ा सा एंटीना लगाया गया है जो इन्वेस्टिगेट करेगा इन एस्ट्रॉइड्स की जियोलॉजी, उनके कॉम्पोजिशन, मास, डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में। ये पहला सोलर पावर्ड वेंचर होगा जो सन से इतनी दूर जाएगा, और अभी तक जो भी स्पेसक्राफ्ट किसी एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए गए हैं, उनमें ये सबसे बड़ी संख्या में एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करके आएगा। सिग्निफिकेंस ये है कि हमें इससे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में
और उसके बनने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीपल्स प्लान कैंपेन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर और पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में पीपल्स प्लान कैंपेन 2021 लॉन्च किया। सबकी योजना सबका विकास। देखिए होता क्या है कि जैसे गांवों में ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, उन्हें अगले साल कौन कौन सा काम करना है वेरियस सेक्टर्स में, उसका एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है, जिसे जीपीडीपी कहा जाता है, यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इसी प्लान के बेसिस पे गवर्नमेंट पैसे अप्रूव करती है और वो सारे काम किए जाते हैं। लेकिन कई बार जो ग्राम पंचायत या उसके सदस्य होते हैं वो इतने कैपेबल खुद को फील नहीं करते कि अच्छा सा प्लान बना सके। जरूरत होती है कि उन्हें गाइड किया जाए, उनकी मदद की जाए, ताकि वो किसी भी सेक्टर को छोड़े नहीं और एक इंक्लूसिव प्लान बना के उसके लिए सरकार से पैसे लेके उस पर काम करे, ताकि गांवों का अच्छा विकास हो सके। तो इस कैंपेन के माध्यम से जो ग्राम पंचायतें हैं, हम उन्हें एक कन्वर्जेंट और होलिस्टिक प्लान बनाने में मदद करते हैं, ताकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप छूटने ना पाए। ये जो कैंपेन है इस साल ये 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक चलेगा और वेरियस ग्राम पंचायतों को एक स्ट्रक्चर्ड ग्राम सभा डेवलपमेंट या ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने में मदद करेगा। इसमें स्ट्रक्चर्ड ग्राम सभा मीटिंग्स होंगी। इन मीटिंग्स में सभी जो मेंबर्स वगैरह हैं उनकी फिजिकल प्रेजेंस को इंश्योर करते हुए जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो 29 सेक्टर्स में क्या प्लान बनाए जा सकते हैं उसके बारे में गाइडेंस देंगे। ये 29 सेक्टर्स उन 29 सब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं जो 11th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिन पर ग्राम पंचायतों के अधिकार होते हैं। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो आर्टिकल 243G जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि ग्राम पंचायतें जीपीडीपी तैयार करेंगी गांवों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और उसी के बेसिस पे जो रिसोर्सेस उनको अवेलेबल करवाए जाएंगे वो वर्क करेंगे। जीपीडीपी का जो प्लानिंग प्रोसेस होता है वो कंप्रिहेंसिव हो, उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, सभी लोग जो रिसोर्सेस हैं उनके कन्वर्जेंस के आधार पर ही प्लान बनाए, ये जरूरी होता है। तो इसीलिए मदद की जा रही है इस पीपल्स प्लान कैंपेन के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मुंबा ईल्स के बारे में है। काइंड ऑफ स्वैम्प ईल है। स्वैम्प एक प्रकार का वेटलैंड होता है, आप दलदल कह लीजिए। ये जो नया ईल हमें मिला है ये जीनस रक्थामिकाइथिस से बिलोंग करता है। ये इंडिया का एंडेमिक है। इसका मतलब यह है सिर्फ इंडिया में पाया जाएगा और कहीं नहीं। मुंबई के एक कुएं में मिला है ये ईल हमें। ये ईल अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, और चूंकि ये रक्थामिकाइथिस जीनस से बिलोंग करता है इसीलिए इसे नाम दिया गया रक्थामिकाइथिस मुंबा। मुंबई में मिला है शायद इसलिए नाम मुंबा। बाकी स्पीसीज से अलग ये जो मुंबा है इसमें आंखें नहीं होती, फिन्स नहीं होते और स्केल्स भी नहीं होते। ये पूरी तरीके से अंधा होता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका कलर पिंकिश रेड होता है और कई तरीके की ब्लड वेसल्स इसकी पूरी बॉडी पर होती हैं। तो ये सारी बातें मुंबा ईल्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्रेड पोर्टल के बारे में है। यूं तो पोर्टल वगैरह यूपीएससी नहीं पूछती, लेकिन कई बार मीन्स वगैरह में भी एग्जाम्पल देने के काम आ जाते हैं। फिर ये एल्डर्स से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं। सेक्रेड पोर्टल का फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन अपने काम से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए उसके बाद जो काम जिसमें वो कंफर्टेबल हैं वो करना चाहते हैं, बट उन्हें जॉब मिलेगी कैसे? तो उन्हें जॉब मिल सके इसीलिए एनआईसी के साथ मिलकर इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। इससे सीनियर सिटीजन खुद को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लेंगे और इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दे दी जाएगी जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के माध्यम से एजेंसी ये काम करेगी। देखिए इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके प्रोडक्ट को हम पब्लिशाइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस सीनियर सिटीजन खुद को रजिस्टर कर लेंगे और ऐसे फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो ऐसे लोगों को काम देना चाहते हैं वो खुद को रजिस्टर कर लेंगे। दोनों लोग स्किल्स के, एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जॉब दे सकते हैं। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सीनियर सिटीजन को हेल्प करेंगे ताकि वो खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर सके, जिसके लिए उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ऐसा देखिए एक इनिशिएटिव है एल्डर लाइन। जैसे कई बार एल्डर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है या हैरेस किया जाता है फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी समटाइम्स, या उन्हें कई बार मान लीजिए कोई फाइनेंशियल सर्विस की जानकारी चाहिए तो वो अवेल नहीं कर पाते। इसके लिए एक पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है, दैट इज 14567। इस पर कॉल करके कोई भी सीनियर सिटीजन मदद मांग सकते हैं। इवन आप भी किसी सीनियर सिटीजन के लिए कोई मदद चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है सेज इनिशिएटिव, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल। ये वन स्टॉप एक्सेस है जहां पर एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे और उन्हें मंगाया जा सकता है। इसके बाद आपको एक और जानकारी है कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है।
2021 की थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, मतलब सभी उम्र के लोग डिजिटली खुद को कंफर्टेबल फील करें। 2021 से 30 को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग भी डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी है, जानते रहिए। अब यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए कुछ स्टेटमेंट हैं, आप इनको पढ़ेंगे, पॉज करेंगे और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। पॉज करके अगर आपने अपना जवाब मेंशन कर दिया हो तो अब मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। पहला स्टेटमेंट रत्थामिकाइथिस मुंबा के बारे में है। यह डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश के एक वेल में, गलत है, मुंबई में किया गया है तो ये तो गलत हो गया। सेक्रेट पोर्टल, ये पोर्टल जो एम्प्लॉयमेंट सीकर सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा, दैट्स ट्रू। लूसी मिशन एस्ट्रॉइड बेनू को स्टडी करेगा, गलत है, क्योंकि ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करेगा जो हमें मिलते हैं जुपिटर के ऑर्बिट में, तो ये गलत हो गया। डीजी सक्षम प्रोग्राम, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, तो ये तो सही है। इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे जाइएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और लेक्चर को रिवाइज जरूर करिएगा। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।